पूर्वम एमएलसी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सच्चिदानंद राय जी के बारे में। सच्चिदानंद राय जी हमारे संग अब जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया न्यूज मंच पे। मैं आपको बुलाना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और ये सेशन का संचालन करेंगी हमारी इंडिया न्यूज की वरिष्ठ एंकर हर्षा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रितेश। आप दोनों का स्वागत है मंच पे। और अब मैं मंच आप दोनों के हवाले करता हूं इस अगले सत्र के लिए। सबसे पहले तो बेहद इंटरेस्टिंग शीर्षक है वह भी मैं बतलाना चाहता हूं। सच्चिदानंद, सारण में किसका आनंद? तो एक बार क्लैपिंग हो जाए क्योंकि जोश इससे बना रहता है। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर अच्छा करता है तो वो सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग मोमेंट होता है, वो उत्साहवर्धन होता है। और सच्चिदानंद राय जी वही हैं। एक देखिए कि जैसा कि इंट्रो दिया हमारे सहयोगी ने कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद आप देखिए कि एक IITN, और उसके बाद देखिए कि सच्चिदानंद राय जी जो हैं आज एक सफल उद्यमी के साथ एक सफल राजनीतिज्ञ हैं और आज हमारे साथ मंच पर हैं। और बिहार की राजनीति की जिस तरीके से इन्हें उद्योगों की समझ है, जिस तरह से इन्हें इंजीनियरिंग की समझ है, जितना मैं इन्हें जानता हूं, उसी तरीके से बिहार की राजनीति की भी इन्हें परख और समझ है। तो सर, इस बार तो अब नेताओं की परीक्षा होने वाली है और आप सारी चीज़ों पर पैनी निगाह रखते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार का ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो ये चुनावी रण है, कैसे देख रहे हैं? ये वर्ष 2025 है, फिर से नीतीश, और संख्या कम से कम 225। मैं तो यही देख रहा हूँ। लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं उनसे कैसे पार पाया जाएगा? मैं तो अभी तक विपक्ष को कोई मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा हूँ, क्योंकि जिस मुद्दे पर इतना हो हंगामा हो रहा है उससे बड़ा नॉन इश्यू कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं SIR की बात कर रहा हूँ। ये राहुल गांधी कर्नाटक जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 वोट है और ये वोट चोरी है। तो भाई उस वोट चोरी को रोकना होगा तो SIR करना होगा, तभी जाके हम जान पाएंगे कि एक व्यक्ति का कहाँ कहाँ वोट है और तभी उसे काटेंगे। और उसी SIR को जब बिहार में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं, अब तो पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है, उन्हीं का डिमांड था, उसी डिमांड को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आगे गुंडाई करते हैं और मंच पर से प्रधानमंत्री की माँ को गाली करवाते हैं। तो उस विषय पर क्या चर्चा की जाएगी? वो तो मुद्दा ही नहीं है और उसी मुद्दे की बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है क्या? और हो तो बताइए, मैं जवाब दूंगा। तो विपक्ष के पास और कौन मुद्दा होना चाहिए आपके लिहाज से? मैं क्यों बताऊं कि तुम कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, आप तैयार रहो। परीक्षार्थी को तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप नीतीश कुमार जी के साथ भी आपने काम किया है, बीजेपी के साथ भी आपका अपना अनुभव है, और आपने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैंने देखा है कि किस तरीके से सारण में आपने MLC के चुनाव को पूरी तरीके से घुमा दिया था। सारी जो ताकतें हैं आपके विरोध में थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने परचम अपना लहराया। सवाल ये उठता है कि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, क्योंकि आपकी आस्था है NDA में, प्रधानमंत्री मोदी में, नीतीश कुमार जी में, तो जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात हो, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को जब आपकी सरकार घोषित करती है तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये नकल कर रही है, नीतीश सरकार जो है वो नकल कर रही है, बीजेपी के लोग जो हैं उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि वो बिहार में आएंगे। और इसके पीछे का वो तर्क ये देते हैं कि वो काफ़ी यूथ हैं, डायनेमिक हैं, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अब सक्षम नहीं है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या और भी नए नए विपक्ष यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, नया प्रयास कर रहे हैं, और वो मुद्दे उठाते हैं या जो वो बताते हैं कि जीत कर हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर सरकार उसको संज्ञान में लेकर आज ही लागू कर दे रही है जी, तो नकल कैसे हुआ? ये तो वैसे ही हुआ कि आप भी सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे, आप सोचे थे कि हम जीतेंगे तो करेंगे, और हमने कहा कि इंतजार करने की क्या जरूरत है।
हाथ कंगन को आरसी के आज ही लागू कर देते लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि बिहार में जो नौकरियों का माहौल बना 2020 में, उन्होंने ही कहा कि हमारी सरकार आएगी, पहली कैबिनेट की बैठक और 10 लाख सरकारी नौकरियां, और जब वो डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने प्रयास किया, और उसके बाद अब आप लोग भी उसी की नकल कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक सरकार का कप्तान चीफ मिनिस्टर होता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है? तो क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को मिलनी चाहिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलनी चाहिए? ये तो मेरी समझ से परे है। नीतीश कुमार की सरकार ने उसको लागू किया और क्रेडिट लेने के लिए आ गए लालू जी के पुत्र। ये तो मेरी समझ के बाहर है भाई। जबकि ये जो शिक्षकों के बहाली की, जो बड़ी बहाली जो हुई शिक्षकों की, पुलिस की, इसकी योजना पिछले सरकार में ही बन चुकी थी, केवल लागू उस समय हुआ। तो जाके मंच पे खड़ा होकर बड़ा बड़ा भाषण देकर क्रेडिट ले लेना। भाई साहब, जब वो मंत्री बने दूसरी बार, 4 विभाग, 4 बड़े बड़े विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एक और कोई विभाग था, जितने मालदार विभाग थे उन्होंने अपने पास रख लिए। क्या योग्यता है आपको भाई कि जो 4 मंत्री मिलकर, कैबिनेट मंत्री मिलकर नहीं संभालते थे, आप अकेले दोपहर में 12 बजे जाग के सुबह 6 बजे फिर रूम में घुस जाते हैं? ये कैसे 6 घंटे में संभाल लेते थे 4 बड़े बड़े विभाग? जी, आप यही साबित करना चाहते हैं कि बहुत काबिल थे आप। जब पढ़ाई करने गए तो 9वीं से आगे नहीं पढ़ पाए, क्रिकेट खेलने गए तो बोतल और गमछा छोड़ के कुछ और ढो नहीं पाए, यहाँ आए तो आपको फुर्सत ही नहीं है लोगों से मिलने की। ठीक है, लालू जी ने एक 1990 में एक सामाजिक अन्याय जो हो रहा था उसको दूर करने के जो काम किया, उसके चलते कुछ वोट जाकर चिपक गया है। साथ में उनको एक और मिल गया फॉर्मूला, वो मंडल कमंडल के चलते, राम आंदोलन के चलते, एमवाई समीकरण मिला जुला के एक उन्होंने एक तरह का ऐसा वोट बैंक बना लिया है जो अभी भी टूटने को तैयार नहीं हो रहा है। उसी का फायदा मिल रहा है, उससे आगे कहाँ बढ़ पा रहे हैं आप? बड़ी बड़ी बातें A to Z, क्या किया आपने A to Z? घुमा फिरा कर तो फिर वहीं पहुंच गए। और वो अपने से नहीं होता तो पिताजी को बुला के मंच पे कहते लागल जुलंजिया का धक्का। मजाक बना के रखे हैं बिहार का आप? क्या जुलंजिया का धक्का लगाने के लिए बिहार बैठा हुआ है? ऐसे विपक्ष को तो मैंने चुल्लू में पानी में डूबना चाहिए। लेकिन छोड़िए, बोल के हम अपने मुंह का जायका खराब करना नहीं चाहते। अच्छा, वहीं विपक्ष ये भी दावा करता है कि एनडीए की राजनीति मोदी फैक्टर पर टिकी हुई है, कोई और मसला नहीं है, कोई और हल नहीं है चीजों का। अब क्या करें, हमारे पास मोदी है तो ये तो अलग बात हो गई। मोदी जी हैं, मोदी जी की टीम है, काम बढ़िया चल रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं, बार बार सरकार हमारी बन रही है, तो क्या करें? मतलब जो हमारा जो प्लस पॉइंट है उसको हम अलग कर दें कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये तो गेम खराब हो गया। चूंकि हम बहुत मजबूत हैं तो इसलिए सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को घर बैठा दे और सेकंड ए टीम बैठा के लड़ाएं क्या? हमारे पास मोदी हैं तो हैं। मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के नेता बने हुए हैं, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमारे बिहार की जनता और भारत की जनता उन पर निछावर है, उनको बार बार देखना चाहती है, उनकी बनाई हुई टीम के साथ काम करना चाहती है। उनको भरोसा है कि मोदी जी अगर कुछ कह के जा रहे हैं तो खुद भी करेंगे, अपनी टीम से करवाएंगे भी। जो हो रहा है इस भरोसा पर बार बार खड़ा उतरे हैं। तो ये तो कोई शिकायत नहीं हुई, तो रोना हो गया भाई कि तुम्हारे पास मोदी है तो है। हम गर्व से कहते हैं हमारे पास मोदी है। एक और मेरा सवाल है, मेरे सवाल को आप समझ जाएंगे। एक नए प्लेयर आ गए हैं बिहार की राजनीति में, और शुरुआती दौर में जहां तक मुझे जानकारी है उनको स्थापित करने में आपने बड़ी भूमिका निभाई थी, बाद में आप अलग हो गए। उनकी भूमिका को बिहार की राजनीति में आप कैसे देख रहे हैं? मेरे सवाल को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इशारा मेरा किसकी तरफ है? नहीं, बिल्कुल आप प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि 2022 में जब मैं चुनाव लड़ा जी, आपको इसलिए पता होगा कि जिस दिन मेरा नामांकन हो रहा था आप ही लाइव करने के दूसरे चैनल से गए थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद और है। शायद मैं कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि दुनिया के चुनावी इतिहास में पहला और अंतिम शायद मौका हम भी दोबारा कर पाएंगे नहीं शायद। इस तरह से हुआ था कि 50% से अधिक मतदाता हमारे नामांकन में गए थे जी, 50%। मैंने खुद देखा था। आप इतने भावना में बह गए थे कि आप वहां घोषणा करने लगे कि सिद्धानंद राय को कोई हरा ही नहीं सकता। तो मैं था उसमें निर्दल था जी, निर्दलीय उम्मीदवार के पास में इस तरह का ये हो कि आधे से अधिक वोटर उसके नामांकन में चले जाएं, अभी स्वतः स्फूर्त, क्योंकि हम तो एक दिन पहले घोषणा किए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे जी। तो निश्चित रूप से मैं किसी दल में नहीं था उस समय। ठीक 1 महीना के बाद ही आ गए 2 मई को, मैं समझता हूँ कि हमारा अप्रैल में रिजल्ट हुआ था, 8 या 10 अप्रैल को रिजल्ट हुआ था, और 2 मई को ये आ गए, उन्होंने बुलावा भेजा, मैं मिला। प्रशांत किशोर बड़े नाम है, पढ़े लिखे हैं और काबिल व्यक्ति हैं, इसको लेकर तो कोई संदेह नहीं कर सकता। बिहारी हैं,
एक और प्लस पॉइंट हमारे लिए था। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं कि विपक्ष के ऊपर विशेष रूप से कहना था कि हमको एक विकल्प देना जरूरी। हमको भी लग रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो टीम है, इसको टक्कर देने के लिए एक टीम की जरूरत है। हमने कहा एक अच्छा विपक्ष तैयार होगा, एक और विकल्प तैयार होगा, क्यों नहीं, जब मैं किसी दल में नहीं हूं तो क्यों नहीं इनके साथ लग जाऊं। मैं लगा, करीब करीब 14-15 महीना का हमारा साथ रहा, शायद तो कुछ ज्यादा ही रहा जी। एक युवा व्यक्ति पढ़ा लिखा अपना संसाधन लगाकर परिश्रम कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है, अच्छे मुद्दे उठा रहा है, लोग का समर्थन मिल रहा है। मुझे लगा कि हम भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में शायद दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा, इस व्यक्ति को सफल होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद मैं अपना शक्ति जाया कर रहा हूं, क्योंकि जो तरीका है उस तरीके में अपने आप को मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं अभी भी उनको साधुवाद दूंगा कि प्रयास तो कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके मुद्दे तो उठा रहे हैं, ठीक है, उन मुद्दों पर काम हमारी सरकार कर रही है जी। लेकिन उन मुद्दों को जागृत रखना सबसे जरूरी है। ये SIR क्या मुद्दा हुआ, वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हैं, नारी शक्ति का मुद्दा उठाते हैं, और जितने पलायन का मुद्दा उठाते हैं, बिल्कुल वो मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हमारी सरकार को काम करना होगा, कर रही है और बेहतर करना होगा। तो ऐसे मुद्दे उठाने का तो मैं समर्थन करूंगा जी। कम से कम SIR की बात तो नहीं कर रहे हैं। अभी आज हम देख रहे थे टीवी पर, एक हमारे विद्वान तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के और क्राइम के विश्व पितामह है नीतीश जी। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया प्रशांत जी ने कि वो विश्व पितामह है कि नहीं ये तो नहीं कहा जाता, लेकिन आप दुर्योधन जरूर हो। कोई क्राइम के बारे में अगर लालू जी के परिवार का कोई आके कहे कि उनसे आगे कोई निकल गया है, तो इससे बड़ा मजाक और भद्दा मजाक हो ही नहीं सकता। तो इस बात पर तो मैं उनके साथ हूँ। तो पोटेंशियल कैसा देखते हैं प्रशांत किशोर का? देखिए, जनता है, ये तो कोई कहे कि मैं बहुत काबिल हूं, तो जब तक वो मतपेटी खुलेगा नहीं तब तक काबिलियत के बारे में कहा नहीं जा सकता। राजनीति में तो नहीं कहा जा सकता और चुनावी राजनीति में तो कतई नहीं कहा जा सकता, एक और जनता मालिक है जी। एक सवाल सर, ये इतने सारे यूथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कोई भी चुनाव जब होता है बिहार में तो यूथ की बात खूब होती है, युवाओं की खूब बात होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी इनके हितैषी होने का दावा करते हैं। इतने बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि अलग अलग कॉलेजेस से ये बच्चे आए हुए हैं, लेकिन मजबूरी होती है, जॉब के लिए इन्हें बाहर पलायन करना पड़ता है। बिहार में आज भी उस तरीके से ना IT कंपनीज है, ना कोई इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद IITian रहे हैं, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, आपने अपने गांव में इस तरह से स्कूल को चलाया है जो बड़े बड़े शहरों में उस तरह से स्कूल नहीं है, और निःशुल्क आप शिक्षा देते हैं। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने रोड में अच्छा काम किया, सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, सभी जगह उन्होंने माइलस्टोन काम किया, आखिर क्या कारण हुआ कि नीतीश कुमार ने इंडस्ट्री को लेकर उस तरीके से बिहार में माहौल नहीं बनाया है? और यही कारण है कि वो बार बार घिरते हैं। आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या कारण है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं? मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। 1962 तक, जब तक श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे जी, और वो पूरी कैबिनेट बड़ी काबिल लोगों की कैबिनेट थी, और बिहार तब टॉप 5 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से एक हुआ करता था, GDP के मामले में भी टॉप 5 में हुआ करता था। 62 से 90 का आप देख लीजिएगा, क्या एक भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया? तो शुरुआत तो कांग्रेस ने ही कर दी थी बिहार को बर्बाद करने की। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कोई भी बिहार के बारे में नहीं सोचता था, हमारी कुर्सी बची रहे उसी पर लगे रहता था, और हाई कमान से क्या ऑर्डर आया उसको पूरा करता था। और 90 में तो पूरा चीज ही बदल गया। अदालत ने उस कालखंड को 90 से 2005 के कालखंड को जंगल राज कहा जी। तो 2005 में जब ये नई सरकार आई तो इसके पास जगलर्स का नाम सुनते हैं, हवा में बॉल उछाल के खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पास जो है कम से कम 150 बॉल थे जो हवा में थे, किसको पकड़े किसको गिर जाने से समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर, यही बिहार है। शर्म के बारे हम लोग बाहर कलकत्ता में रहते तो अपने आप को उत्तर प्रदेश से कहते थे, एक छपरा पार करके बलिया चले जाते थे बताते थे कि बलिया घर है। क्यों बताते थे? क्योंकि बिहारी जान जाएगा तो उसके नज़र में पहले ही एक निगेटिविटी शुरू होगी कि बंदा बिहार से, आदमी तो गंदा ही होगा। ये हम लोग का हाल बन गया था कि बिहार मतलब गुंडा मवालियों का राज्य। 2005 तक तो ये स्थिति बन चुकी थी। क्यों ऐसा होता था? जो क्राइम करते थे डरते नहीं थे। क्यों नहीं डरते थे? कि पहली बात तो थाना से उनका सेटिंग रहता था, कोई पकड़ेगा ही नहीं, तो खुद नेता है अपने पार्टी के। संजोग बस कोई बड़ी क्राइम हो गई, पकड़ के भी चले गए तो पटना से फोन चला जाएगा उसके यहाँ, छोड़ो जी उसको। उससे भी कहीं अगर आगे बढ़ा, कहीं अदालत चला भी गया तो बेल मिलने के बाद
उसको फिर से वही काम करना है, क्योंकि ट्रायल नाम की कोई चीज बिहार में नहीं थी। यहाँ के वकीलों को ट्रायल शब्द भी पता नहीं था जी। 2005 में सबसे पहले यह किया गया कि कानून का राज स्थापित हुआ। अगर आप अपराध करो, अपराध तो करेंगे लोग, देखिए आदमी देवता तो नहीं बन जाएगा, देवता लोग भी अपराध करते हैं तो इंसान तो करेगा ही करेगा। तो अपराध करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, कहीं से फोन नहीं जाएगा। अगर आप अदालत से बेल भी लेंगे तो ट्रायल के लिए भी तैयार रहिए, और ट्रायल के बाद आप जेल भी जाएंगे। इसका उदाहरण एक पूर्व मुख्यमंत्री और पता नहीं कितने नेता जो अभी भी एरिया रगड़ रहे हैं जेलों के अंदर में, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हुआ। इसके बाद आधारभूत संरचना, किस गांव में बिजली थी जी? खंबा था कहीं पे क्या? आज कौन घर है जहां बिजली नहीं है? अब तो 125 यूनिट फ्री भी मिलने लगा। इस पर काम करना पड़ा। सड़कें नहीं थी, हम लोग यहाँ से पटना से निकलते थे, आज जो हम 1.25 घंटे में अपने गांव पहुंच जाते हैं, पूरा दिन लगता था, और 10 दिन ही नहीं लगता था, वहां जाने के बाद 2 दिन रेस्ट करना पड़ता था, कमर टूट जाती थी। तो ये इन सब चीजों पे काम करना पड़ा। अस्पताल तो थे ही नहीं, अस्पताल बनाने गए तो पता चला कि भाई मेडिकल कॉलेज तो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर और नर्स कहाँ से लाएंगे? तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। भाई साहब थोड़ा मोड़ा काम नहीं था। अब ऐसा हुआ ना कि आज शादी हुई, कल बच्चा चाहिए, अरे भाई 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले अगर पैदा होगा तो या तो कमजोर होगा या मृत होगा। तो ये जो पूरा विकास की जो यहाँ पर गंगा बही है जी, आप समझिए कि 20 साल में हम एक ऐसे जगह पर आ गए हैं कि यहाँ पर बिहार इज रेडी फॉर टेक ऑफ। पिछले कार्यकाल में इतना बढ़िया इंडस्ट्री पर काम हुआ है, 13 तो इथेनॉल के प्लांट खुले हैं। अब जाके देख लीजिए, मोतीपुर इंडस्ट्रियल पार्क देख लीजिए, बेगूसराय इंडस्ट्रियल पार्क देख लीजिए, आरा देख लीजिए। हमारे बीच में एक बड़े इंडस्ट्री बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी बात करा था, तो ये भी 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। हम भी कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ये माहौल पहले नहीं था, पिछले 5 साल में बना। 5 साल में ही क्यों बना? उसके पहले क्यों नहीं बना? उसके पहले संभव नहीं था भाई। सड़कें कहाँ थी, बिजली कहाँ उपलब्ध था हमारे पास में? हम कहाँ से टेक्नीशियंस लेके आते? कैसे बताते लोगों को, भरोसा दिलाते कि दूसरे राज्यों को छोड़कर यहाँ पे आके काम करो? भाई ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इट टेक्स टाइम, इतनी आसानी से नहीं बन जाएगा। मकान बनाने चलते हैं, पहले उसका सॉइल टेस्ट करते हैं, फिर उसका ड्राइंग बनवाते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हैं, काम शुरू करते हैं। जमीन के बहुत नीचे से शुरू करना पड़ता है अगर ऊंची इमारत बनानी होती है तो। हम तो बिल्डर, हमें पता है कि अगर भैया 100 मीटर ऊंचा बनाना है तो 30 मीटर नीचे से चालू करो। तो पहले तो 2 साल दिखेगा ही नहीं कुछ काम हुआ है। जब ऊपर आके निकलना चालू करेगा तब समझ में आने लगेगा, और फिनिशिंग में तो और भी टाइम लगता है। तो अभी देखिए फिनिशिंग का समय चल रहा है। मैं इतना बता दूं, बिहार बहुत सुरक्षित हाथों में है, और यहाँ अभी कप्तान बदलने से गाड़ी डगमगा जाएगी। इसीलिए बिहार की जनता ने तय किया है। वैसे तो मैं 243 के 243 सीटों पर आश्वस्तों की शायद ही कोई सीट है जो एनडीए हारने के लायक हो, लेकिन चलिए कोई कहीं कहीं का समीकरण बिगड़ भी जाता है, कुछ टिकटों बांटने में, तो भी 225 से कम सीट जीतते हो तो मैं नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इंडिया न्यूज के मंच पर आए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.